बहुत समय पहले की बात है। हरिया नाम के एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति के कारण गांव के एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। ये साहूकार बड़ा ही दुष्ट, कंजूस और शातिर था। उसके इस स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ये हरिया के खेत है ना? जी हाँ मालिक। हरिया, जरा इधर आना तो। हरिया, तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया। जी हुजूर, वो मुझे थोड़ी मोहलत और चाहिए। नहीं नहीं, और मोहलत नहीं मिलेगी। एक काम करना, कल से हमारी खेतों में आके मजदूरी शुरू कर देना। लेकिन हुजूर, फिर मेरे खेतों का ख्याल कौन रखेगा? वो मैं नहीं जानता। वैसे भी अगर तूने कर्जा नहीं चुकाया तो तेरे ये खेत में नीलाम कर दूंगा। फिर क्या करेगा? नहीं नहीं हुजूर, मैं कल से ही आपके खेतों पे मजदूरी करने आ जाऊंगा। हरिया दुखी होकर अपने खेतों में काम करने जाता है। तभी उसकी बेटी विद्या एक टोकरी में उसका खाना लेकर वहाँ पर आती है। साहूकार की बुरी नजर उस पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत है। साहूकार अपने घर लौटा। वो मन ही मन विद्या से शादी करने के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन साहूकार हरिया के पास आया और उसने अपना प्रस्ताव हरिया के सामने रखा। हाँ? आपसे शादी? लेकिन आप तो बूढ़े हैं। क्या कहा? बूढ़ा? मैं सिर्फ 60 साल का हूँ। देखो हरिया, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओगे तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ करवा दूंगा। लेकिन साहूकार जी। देखो हरिया, ना तेरी ना मेरी, हम ये फैसला पंचायत के सामने ही रख देते हैं। कल अपनी बेटी को साथ लेके आना। दूसरे दिन साहूकार ने पंचायत के समक्ष हरिया के सामने एक अजीब ही प्रस्ताव रखा। देखिए मुखिया जी, हम इस बात का फैसला भाग्य पर छोड़ देते हैं। माननीय सदस्य, मैं इस पोतली में 2 कंकड़ रखूंगा, जिसमें से एक कंकड़ काले रंग का होगा और दूसरा सफेद रंग का। हरिया की बेटी को इसमें से एक कंकड़ बिना देखे ही निकालना होगा और शर्त ये रहेगी कि अगर उसने काले रंग का कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे शादी करनी होगी और हरिया का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह नहीं करना पड़ेगा और फिर भी मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। लेकिन अगर उसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे पूरे खेत को नीलाम करके अपना कर्जा वसूल करूंगा। साहूकार की ये अजीबोगरीब शर्त सुनकर सभी गांव वाले और पंचायत के सदस्य उलझकर आपस में बहस करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर दुष्ट साहूकार ने जमीन पर से 2 काले कंकड़ उठाकर अपनी पोतली में डाल दिए। साहूकार की ये चालाकी विद्या ने देख ली। साहूकार किसी भी हाल में विद्या से शादी करना चाहता था और इसीलिए उसने पोतली में सिर्फ काले रंग के ही 2 कंकड़ रख दिए, जबकि नियम के अनुसार उसमें से एक कंकड़ सफेद रंग का होना जरूरी था। बोलो हरिया, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? माय बाप, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी के जीवन का फैसला मैं भाग्य पर कैसे सौंप सकता हूँ? रुकिए बाबा, मुझे साहूकार जी की ये शर्त मंजूर है। सभी गांव वाले विद्या का ये जवाब सुनकर चौंक जाते हैं। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है विद्या? हाँ मुखिया जी, यही मेरा निर्णय है। मैं 2 में से एक कंकड़ चुनने के लिए तैयार हूँ। साहूकार मन ही मन में खुश हो जाता है। विद्या साहूकार के पास आती है और आंखें बंद करके पोतली में से एक कंकड़ निकालती है, लेकिन बिना देखे ही विद्या वो कंकड़ दूर फेंक देती है। सभी गांव वाले विद्या की इस हरकत से चौंक जाते हैं और साहूकार गुस्सा हो जाता है। पागल लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कंकड़ काला था या सफेद? गुस्सा ना होइए साहूकार जी, आप अपनी पोतली को खोल के देख लीजिए कि अंदर कौन सा कंकड़ बचा हुआ है। उससे ये तय हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। यही सही होगा। देखो, इसमें तो काला कंकड़ है। मतलब विद्या ने सफेद कंकड़ ही निकाला होगा। साहूकार जी, आपकी शर्त के अनुसार अब आप विद्या से शादी नहीं कर सकते और आपको हरिया का पूरा कर्जा भी माफ करना पड़ेगा। साहूकार अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वो मन ही मन में अपने आप से खफा होता है। पंचायत का फैसला हरिया और विद्या के पक्ष में हो जाता है। विद्या बहुत ही खुशी से मुस्कुराती है, क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से अपने आप को और अपने खेतों को भी दुष्ट धोखेबाज साहूकार के चंगुल से बचा लिया था। रामपुर गांव में एक खिलौने वाला रहता था, जो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचा करता था।
उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था लीला। लीला बड़ी ही होनहार थी। जब भी उसके बाबा खिलौने बनाया करते थे, वो हमेशा उनके पास बैठकर उनका काम देखा करती थी और उन्हें काम में मदद भी किया करती थी। उसे खिलौने बनाने में बड़ा मजा आता। पिताजी, देखिए ना, मैंने इस घोड़े में कितने अच्छे रंग भर दिए हैं। ये क्या, नीला घोड़ा? हाँ बाबा, ये जादुई घोड़ा है। हम इसके लिए पंख भी बनाएंगे और उन्हें सोने के रंग में डालेंगे। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर कल्पना है। मैं अभी इसके पंख बनाता हूँ। तो यहाँ पे हो तुम? थोड़ा मुझे भी घर के कामों में मदद करो तो जानू। दिन भर अपने बाबा के साथ ही रहती हो। अरे रहने दो सरला, घर के कामकाज तो रोज की बात है। पहले कुछ हुनर सीख लेगी तो आगे इसके काम आएगा। ठीक है बाबा, कर लो अपनी मनमानी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। लीला अब बड़ी हो गई थी। विजय ने बड़े ही धूमधाम से मदन नाम के एक लड़के से लीला की शादी करा दी। विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में वही सुनहरे पंखों वाला घोड़ा रखकर कहा, बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। और कुछ साल बीत गए। मदन और लीला का विवाह सफल रहा। मदन एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। उन दोनों को अब एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम मदन ने बड़े ही प्यार से शर्मिली रखा। जहाँ एक तरफ उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतों का काला साया उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। बस के इस हादसे में मदन को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। अपनी इस विकलांगता से दुखी होकर एक रात मदन घर छोड़कर चला गया। लीला पे जैसे आसमान टूट पड़ा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी लीला के कंधों पर आ पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। एक दिन घर के एक कोने में बैठी लीला अपने नसीब को कोस रही थी। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे राह दिखा भगवान। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। लीला देखती है कि उसकी बेटी उसी घोड़े के साथ खेल रही है जो लीला को उसके पिताजी ने दिया था। जादुई घोड़े, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। देखो ना माँ, ये घोड़ा मेरी बात ही नहीं सुनता। तुमने तो कहा था कि ये घोड़ा जादुई है, वो मेरी हर बात सुनेगा। लीला को अपने पिताजी की कही बात याद आती है। बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। माँ, क्या हुआ? बताओ ना, क्या सच में ये घोड़ा जादुई है? हाँ बेटा, ये घोड़ा जादुई है। ये तुम्हारी हर बात सुनेगा, हर बात। उस दिन से लीला ने तय किया कि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करेगी। वो खिलौने बनाएगी और उन्हें बेचकर अपना घर चलाएगी और बेटी की शिक्षा भी पूरी करेगी। देखो आई आई, देखो आई खिलौने वाली, रंग बिरंगी सपनों के लाई वो खिलौने लाई। हाथी, घोड़ा, ऊंट, शेर और मस्ताना बंदर, देखो देखो आया देखो सपनों का सौदागर। ले लो जल्दी ले लो, हो जाए ना देर, फिर ना कहना रूठे रहना मुझको हो गई देर। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लीला खिलौने बनाती और उन्हें बाजार में जाकर बेचती। अब उसके खिलौनों की मांग बढ़ती ही जा रही थी और ज्यादा मुनाफा मिलने की वजह से वो बाजार में खुद के खिलौनों का एक छोटा सा दुकान भी शुरू करती है। बहन, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे पति गुजर गए, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। दुखी ना हो बहन, तुम चाहो तो मेरे कारखाने में काम कर सकती हो। आपका कारखाना? हाँ बहन, जहाँ पे मैं ये खिलौने बनाती हूँ, वहाँ पे खिलौने बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे तुम खुद भी खिलौने बना पाओगी और उन्हें बेचकर खुद के पैरों पर खड़ी भी हो पाओगी। लीला उस औरत को अपने कारखाने में लेके आती है। लीला की इस सफलता की कहानी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में भी छपकर आती है। ऐसे ही किसी एक अखबार में मदन लीला की तस्वीर देखता है। हाँ?
ये तो लीला की फोटो है। समाचार पत्र में लिखी वो कहानी पढ़कर मदन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर से अपने घर लौट आता है। मुझे माफ कर देना लीला, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता था। पति पत्नी का रिश्ता कोई बोझ नहीं होता, वो तो एक अटूट बंधन है। मुझे खुशी है कि आप वापस आए। मुझे तुम पे गर्व है लीला, मगर तुमने ये सब किया कैसे? ये सब इस जादुई घोड़े का कमाल है ना माँ? हैं? जादुई घोड़ा? हाँ, जादुई घोड़ा। मेरे पिताजी ने खिलौने बनाने का हुनर मुझे सिखाया था और उन्होंने ही ये घोड़ा बनाकर मुझे दिया था। बस मेरा वो हुनर काम आ गया, और क्या। देखा पिताजी, है ना ये जादुई घोड़ा? हाँ बाबा, है ये जादुई घोड़ा। तो फिर बोलिए, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।